नमस्कार, आप टाइम्स नाउ नव भारत के साथ हैं। वक्त हो चुका है शाम के 6 और वक्त है लोकतंत्र का। मैं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र में उन्हीं खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं जो खबर सीधे आपके जीवन पर असर डालें, क्योंकि हमारे लिए आप सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो आज क्या है खास लोकतंत्र में, कौन सी 2 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहने वाली है आज, उसके बारे में पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात करेंगे जो 6 राज्यों में बुखार चल रहा है। इस बुखार से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस बुखार की वजह से जबरदस्त समझ लीजिए कि अफरा तफरी बिल्कुल मची हुई है। 58 जिलों में इस कातिल फ्लू की वजह से कई मासूम दम तोड़ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर हमारी दूसरी खबर, क्योंकि बात सारी घूम फिर कर यहीं पर आती है कि क्या चुनावों में बात किस चीज की होनी चाहिए। आपके लिए अहम मुद्दा कौन सा है? यूपी में अब्बाजान पर जो राजनीतिक युद्ध चल रहा है, उसी पर हम एक बड़ा सवाल यह भी उठाएंगे कि जिस तरीके से बच्चे वहां पर मारे जा रहे हैं, असल मुद्दों से दूर जो नेता हैं वो अब्बाजान तालिबान में ही लगे हुए हैं। इस बड़ी खबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब योगी आदित्यनाथ कूद पड़े और उनके कूदने से ही ये एक और बड़ा राजनीतिक खबर बनती जा रही है। पर कुल मिलाकर जो अहम मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर वोट पड़ना चाहिए, क्या ये अब्बाजान और तालिबान जैसे मुद्दे हैं? इसी पर करेंगे आज बात हमारे कार्यक्रम में। चलिए, सबसे पहले, क्योंकि हर जगह आप सियासत ही सुनते रहते हैं, ऐसी खबर के बारे में बात करते हैं जो हमें लगता है कि बहुत जरूरी है। उस खबर का आप तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में जो पहले से ही बदाल अस्पताल हैं, उनका हाल अब और भी खराब हो रहा है। अस्पतालों के बाहर मासूम फर्श पर लेटे हुए हैं। बच्चों के माँ बाप की जो आंखें हैं उनसे आंसू निकलते जा रहे हैं और इस उम्मीद में वो बैठे हैं, इस उम्मीद में, इंतजार में हैं कि अंदर कहीं एक बिस्तर खाली हो जाए कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर का इलाज करा सकें। बिस्तर खाली तो हो रहे हैं, लेकिन वहां खाली हो रहे हैं जहां पे जो बच्चे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो वहां पे भर्ती हैं, वो अपने पांव से अपने घर नहीं जा पा रहे, बजाय उसके अपने माँ बाप के कंधों पर जिंदगी की लड़ाई हारने के बाद वापस जा पा रहे हैं। अब आप सोचिए कैसी विडंबना है कि आप इस बात के इंतजार में हैं कि कोई अगर भगवान न करे चला जाए तो उसकी जगह आपके बच्चे को जिंदगी की लड़ाई लड़ने का एक मौका मिल जाए। सबसे ज्यादा बुरा हाल फिरोजाबाद जिले का है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में ये जो बुखार चल रहा है, उसकी वजह से जो लोगों की मौत हो रही है, उस पर हमारी खास रिपोर्ट। हाथों में अपने कलेजे के टुकड़े की लाश है, अब कोसे भी तो किसे कोसे। अस्पताल में इस उम्मीद के साथ आए थे कि गुड़िया हंसते खेलते ठीक होकर यहाँ से बाहर निकलेगी, लेकिन अब ये लाचार बाप अपनी बेटी का जनाजा लेकर यहाँ से निकल रहा है। भैया, माँ से कुछ बोला नहीं जा रहा। बेचारी गोद में अपनी बच्ची को लिए खड़ी है और बेटी बेसुध पड़ी है, अब कभी नहीं उठेगी। सवाल तो ये उठता है कि इस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है, बीमारी या फिर लचर स्वास्थ्य व्यवस्था। दरअसल फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में इस 5 साल की बच्ची को बुखार के बाद भर्ती करवाया गया, लेकिन इसकी जान नहीं बच सकी। परिजनों का आरोप है कि इलाज के अभाव में इसकी जान चली गई। भैया, मेरी बहन की तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर पास लेके आया था तो उन्होंने मना कर दिया, हल्के भर्ती नहीं हो पाएगी इसकी, तो जगह खाली नहीं है, अपने घर में इलाज करिए आप। अस्पताल की हालत तो ऐसी है कि बच्चों को भर्ती करने की जगह कम पड़ गई है। मासूम अस्पताल के बाहर ही लेटे हैं, तीमारदार बच्चों को गोद में लिए बैठे हैं, इस इंतजार में कि कोई बिस्तर खाली हो, कोई बच्चा ठीक होकर अपने घर लौटे, तब जाकर उनके जिगर के टुकड़े को इलाज के लिए भर्ती किया जाएगा। लेकिन यहाँ स्थिति कितनी दयनीय है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अस्पताल में इस वक्त 450 बच्चे एक साथ भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के 58 जिले फ्लू और वायरल फीवर से प्रभावित हैं। गोरखपुर हो या वाराणसी या फिर हरदोई, आगरा, कानपुर या लखनऊ, हर जिले में फ्लू ने आतंक मचा रखा है। रही सही कसर डेंगू ने पूरी कर दी।
उत्तर प्रदेश में फ्लू सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। मासूम इस बुखार की मार को झेल नहीं पा रहे हैं और दम तोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सिस्टम से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, सरकार से टाइम्स नाउ भारत के कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि क्यों जा रही है बच्चों की जान, कब थमेगा ये वायरल बुखार और क्या है इस बीमारी का इलाज। इसका जो जवाब है इन सवालों का वो लगातार लोग मांग रहे हैं, लेकिन ये तो आपने फिरोजाबाद की एक कहानी देखी। ऐसे कई परिवार हैं जो इस वक्त बेहद मुश्किल हालातों में अपने बच्चों का इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ना जाने ऐसे कितने और बच्चे हैं जो रहस्यमय बुखार की चपेट में आके मौत की नींद सो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फ्लू का तांडव जो है वो कैसे मचा हुआ है, कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। हम आपको दिखाते हैं कि कहां कहां पर इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर बीमार हैं लोग और भर्ती कितने लोग हैं। लखनऊ में करीब 50,000 लोग इस समय अस्पतालों में भर्ती हैं इस फ्लू और डेंगू के कारण। कानपुर में 400 से ज्यादा मरीज हैं, प्रयागराज में 170 से ज्यादा मरीज, फिरोजाबाद में 400 से ज्यादा मरीज, मथुरा में 300 से ज्यादा मरीज इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं। 1400 मरीज जो हैं वो एटा में भर्ती हैं, 400 मरीज मैनपुरी में, 400 मरीज इटावा में, 5500 मरीज सीतापुर में और 500 मरीज बाराबंकी में, 1400 मरीज कासगंज में इस समय जो है वो भर्ती है। अब आप ये बात समझ के देखिए किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में इस तरीके से बुखार आ रहा है। उत्तर प्रदेश का जो स्वच्छ भारत अभियान में रैंकिंग जो है पिछले साल में वो 24वें नंबर पे है। अब आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा सरकार की प्रायोरिटी जो है वो कहां होनी चाहिए थी, है या नहीं। वो ये आंकड़े और ये जो मासूमों की जान जा रही है ये अपनी कहानी खुद ही गवाह दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रहस्यमय बुखार से जो तांडव मचा हुआ है, अब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के ही जिले इसकी चपेट में आ रहे हैं। ये एक फ्लू का सीजन जरूर है, लेकिन अगर ये हर साल होता है तो क्यों ऐसा है कि इसके लिए और बेहतर तैयारी नहीं करी जाती। और भी कई जगह पर जो इलाके जो हैं वो इस वक्त इन बुखार से प्रभावित है। मैं आपको और दिखाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के, जैसे मैंने आपको बताया कि 58 जो हैं जिले प्रभावित हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अलावा अगर 60 बच्चों की उत्तर प्रदेश में मौत हो चुकी है। दिल्ली के बारे में अगर बात करें तो यहां पर भी 11 जो जिले हैं वो सारे प्रभावित हैं, 10 बच्चों की यहां पर मौत हो चुकी है। बिहार में 9 जिलों पे जबरदस्त प्रभाव है इसका, 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 12 जिलों में भी वायरस का जो तांडव है वो लगातार जारी है, 20 बच्चों की वहां पर भी मौत हो चुकी है। हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो यहां पे चिली गांव में रहस्यमय बुखार का कहर चालू है, 5 से ज्यादा बच्चों की यहां मौत हो चुकी है। और गुजरात में भी अगर आप देखें तो 10 से ज्यादा जिले प्रभावित हैं, 5 लोगों की वहां पर भी मौत हुई है। तो एक बात तो यह है कि इस वक्त ये होता ही है, लोग बार बार ये बात कहते ही हैं कि ये सीजन ही ऐसा है फ्लू का, ये बुखार का सीजन है। पर क्या सरकारों को इसके लिए और तैयार नहीं होना चाहिए था? एक और साथ के साथ जब कोरोना का कहर जो है अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, लगातार आप सुन रहे होंगे, व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेजेस आ रहे होंगे कि ये जो मौतें हो रही हैं बच्चों की उत्तर प्रदेश में, वो जो हैं मतलब कोरोना के कारण हो रही हैं, यही तीसरी लहर है। उसके बारे में आपको बताऊंगा, पर उससे पहले जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह, उनका क्या कहना है अपनी सरकार के बचाव में, सुन लीजिए। फिरोज़ाबाद की हम बात करें या फिर सीतापुर, ऐसे कई छोटे डिस्ट्रिक्ट भी हैं और फिरोज़ाबाद में तो सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए थे, जहां पर डेंगू के साथ साथ कुछ मिस्ट्री फीवर का नाम दिया गया है, जो रहस्यमय बुखार है। कुछ केसेस, 2 केसेस मेरे ख्याल से लखनऊ में भी मिले हैं, जिसको लेकर बहुत सालों बाद ऐसे फीवर आए हैं। क्या लगता है कि ये हर साल, जैसा आपने बताया कि रूटीन फीवर हैं, वही हैं या फिर उससे अलग कुछ कोविड-19 के बाद इनकी संख्या बढ़ी है? नहीं, ये सब फीवर जो निकलते हैं ये कम बेसी, मैंने आपको बताया कई जनपदों में हर साल निकलते हैं। जैसे डेंगू का एक साइकिल है वो 3 साल पर निकलता है। अन्य बीमारी अलग अलग तरह से निकलते हैं और उनका इंटेंसिटी कितना होता है वो डिपेंड करता है। जैसे आपका कोविड-19 जो आपका कोविड-19 आपका जो हुआ था तो 2020 में अलग स्ट्रेन आया था और 2021 में आपने देखा था अलग स्ट्रेन आया था। उसी तरह डेंगू का भी एक स्ट्रेन D2 नाम से ICMR के माध्यम से, उनके लैबोरेटरीज के माध्यम से एक हम लोग को भी सूचना प्राप्त हुआ है कि उसमें D2 नाम का स्ट्रेन जो थोड़ा और ख़तरनाक है वो भी निकला था। मथुरा में लेप्टोस्पायरोसिस करके एक बीमारी निकली है
जो गंदे पानी में जानवरों के उपशिष्ट तैरते हैं उसके माध्यम से भी बच्चों को हो सकता है। स्क्रब टाइफस भी है और इस तरह करके बाकी सब तो हमने आपको बताया, ये अलग अलग तरह के वो निकलते हैं। तो ये मतलब माना जाए कि गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल करने के लिए तैयारी कर रही है या आगे कुछ और इसके प्लान है? नहीं, कंट्रोल हमारा पूरा हो चुका है। डोर टू डोर सर्वे के बाद हमारे जहाँ नगर निगम है वहाँ स्वास्थ्य टीम और नगर निगम के कर्मचारी, जहाँ कूड़ा के ढेर पड़े हुए हैं, जहाँ नालियाँ सफाई होनी है, जहाँ स्प्रेइंग करना है, एंटी लावा का चेकिंग करना है घरों में, ये सब हमारा पिछले 1 तारीख से ऑलरेडी प्रारंभ हो गया था और 5 तारीख सितंबर से हमने विशेष अभियान पूरे प्रदेश के अंदर शुरू कर दिया है। इससे काफ़ी केसेस में कमी भी आया है और जो केसेस निकल रहे हैं उनको चिन्हित करके अलग अलग कैटेगरी में उनका ट्रीटमेंट अस्पतालों में किया जा रहा है। अंग्रेजी में कहावत है नी जर्क रिएक्शन, एक मुहावरा है। ये कहता है कि जब कुछ सामने आपकी घटना हो जाती है उसके बाद आप आनंद फानन में कुछ रिएक्शन करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा नुकसान कम कराया जा सके। हमेशा लगता यही है कि सरकारें यही करती हैं, पहले चीजों को होने देती हैं, उनको पता है हर साल ये होना है, तो उसके लिए बेहतर तैयारी क्यों नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब लोग जो हैं वो इस बात से भी डरे हुए हैं कि क्या ये कोरोना तो नहीं है, तीसरी लहर तो नहीं शुरू हो गई। जब एक्सपर्ट्स ने कहा था कि बच्चों पर भी इनका असर पड़ सकता है, बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ी सी खबर की सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक्सपर्ट से बात करने के बाद हमने ये समझा कि ये कोरोना नहीं है। कोरोना से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, दोनों में फर्क है। जो ये वायरल फीवर है और कोरोना, उसमें फर्क क्या है आपको कोशिश करता हूं समझाने की। सांस लेने में तकलीफ होती है, ये वायरल फीवर में नहीं होता, कोरोना में होता है। ये गंध और स्वाद जो है वो चला जाता है आपका कोरोना में, लेकिन वायरल फीवर में ऐसा नहीं होता है। सिरदर्द नहीं होता है कोरोना में, लेकिन वायरल फीवर में ऐसा होता है। उल्टी आना, दस्त लगना कोरोना में हो सकता है, वायरल फीवर में नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कोरोना में और वायरल फीवर में। तो जो इस तरह की अफवाहें व्हाट्सएप पर भी आप सुन रहे होंगे कि अरे कोरोना हो गया, इससे सचेत रहने की आवश्यकता जरूर है, लेकिन ये एक जैसी चीज नहीं है। और जो बच्चे मारे जा रहे हैं वो डेंगू और उसके साथ साथ जो फीवर चल रहा है उसके कारण मारे जा रहे हैं। मैं सबसे पहले अब आपको लेके चलता हूं डॉक्टर संजीव बगई के पास, उनसे समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब, हर साल ये होता है, क्या इस बार कुछ विशेष है? इतने सारे बच्चों की मौत हो रही है, सरकारें तो ये आराम से कह के निकल जाती हैं कि हमने अब टीम भेज दी है और अब हम बहुत कुछ करा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इतने सारे बच्चे मारे जा रहे हैं? जी, गुड इवनिंग। जो हमने जो अक्सर देखा, मॉनसून वायरल ड्रिफ्ट हैं, गैस्ट्राइटिस और डिजीज होती है, वो काफी मात्रा होती है। पिछले कुछ साल हमने बिहार में, बाकी जगह देखा था, बट कारण काफी मात्रा में वो वाटर। डॉक्टर बगई, आपकी आवाज हमें ठीक तरीके से नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो कोशिश अगर एक बार हम करते हैं थोड़ी सी आपकी आवाज को ठीक करने की। डॉक्टर बगई से एक बार दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट उनकी आवाज आप तक सुनाई पड़ सके, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना, एक्सपर्ट से समझना कि आप क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए भी। डॉक्टर बगई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आई कैन हियर यू जी, आई कैन हियर यू। इट्स बेटर सर। प्लीज, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्यों ऐसा है कि बच्चे इस बार मारे जा रहे हैं? क्या कुछ खास कोई नई बीमारी, रहस्यमय फीवर जिसके बारे में बात हो रही है? नहीं, मेरा ख्याल ये रूटीन काफी मात्रा में मॉनसून जाता, बट जो इम्पोर्टेंट है कि हाई सस्पेशन, डायग्नोसिस एंड अर्ली। डॉक्टर बगई, मैं एक ये जो बार बार बातचीत चल रही है कि ये थर्ड वेव है कोरोना की, लगता है डॉक्टर संजीव बगई से हमारा संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करते हैं उन्हें एक बार दोबारा लेके आने में। ये जो हम, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि दोनों में जो कोरोना है और ये फीवर है जिसके कारण बच्चे मारे जा रहे हैं, डेंगू जिसके कारण बच्चे मारे जा रहे हैं, प्लेटलेट्स उनके बहुत जल्दी से गिर रहे हैं, तो ये एक बैक्टीरिया और वायरस जो है वो उसका दोनों का अटैक है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि क्यों वो पनप रहा है। गंदगी जो है वो सबसे बड़ी इसकी कारण है, और ये गंदगी उत्तर प्रदेश का, जैसे मैंने आपको बताया, 24वें नंबर पर था जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है। क्यों इस पर युद्ध स्तर पर काम नहीं होता, क्यों सफाई के बारे में काम नहीं होता, ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार पूछना पड़ेगा। और इसका जब तक, ये बुनियादी तौर पे जब तक काम नहीं होगा,
तब तक इस तरीके की परेशानियां बनी रहेंगी लोगों के लिए। जो उनकी आम लोगों की जिंदगी है उसमें ऐसी परेशानियां, दिक्कतें बनी रहेंगी। अस्पतालों का आप हाल देख लीजिए। मेरे पास एक आंकड़ा है, अगर मैं आपको उस आंकड़े के बारे में बताऊं तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 150 से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जहां पे बिजली नहीं है, 200 से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जहां पे पानी की सप्लाई तक नहीं है, 400 से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जहां पर सड़क नहीं है, जो हर वेदर में, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, उसमें आपको वहां तक ले जा पाए। माफी चाहूंगा आपसे, डॉक्टर संजीव बघेल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर मैं आपको इस बात के साथ छोड़ना चाहता हूं और कि मुद्दे जो है ना वो हमें और आपको भी चुनने पड़ेंगे, वरना सरकारों को आसान रास्ता मिल जाता है, जैसे कि हम अपने आने वाली खबर में आपको बताएंगे, मुद्दों से भटकाने का, मुद्दों से निकलने का, सवालों के जवाबों से बचने का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब 6 महीने का सिर्फ वक्त बचा है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। ये वो मौका है जब 5 साल बाद जनता को तय करना है कि उनकी नई सरकार कौन होगी। लेकिन चुनाव से पहले राजनीतिक दल के नेता जो हैं, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात भी कर रहा हूं, ओवैसी साहब का आपने देख लिया किस तरीके से वो आग उगलते गए थे। वो जरूरी मुद्दों से हटकर बाकी सब चीजों के बारे में बात करने में लगे हुए हैं। अब योगी जी हों या योगी आदित्यनाथ जी हों या साथ में ओवैसी साहब हों, वो ये तो बात करने आ नहीं रहे, ये तो आपको सोल्यूशन बता नहीं रहे कि ये जो बुखार हो रहा है अगले साल ये नहीं आएगा, क्योंकि आंकड़े तो ऐसा कहते नहीं है। लगातार हर साल इस तरह के बुखार आ रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार पर जिस तरीके से बाकी राजनीतिक दलों ने, जो योगी आदित्यनाथ निशाना साधा, और इस पूरे सियासी रंग को कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है, कम्युनलिज्म है, उस पे लेके जाने की कोशिश जो है, उसके बारे में अब आपको बताते हैं। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो, और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। अध्यापक की नौकरी लगती थी, पैसा भी जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। पुलिस की भर्ती निकलती थी, पैसा भी चला जाता था और नौकरी भी नहीं निकलती थी। अब्बा जान कहने वाले बहुत सारे मजनुओं को खूब सबक जरूर सिखा देती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह निशाना यूपी की पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार पर था। कुशीनगर में एक परियोजना के शिलान्यास के मौके पर बोलते हुए सीएम योगी बात तो कर रहे थे गरीबों की, अपने वोटरों की, जरूरतमंदों की, आम लोगों की, राशन पानी की, लेकिन निशाने पर थी इससे पहले वाली यानी अखिलेश यादव की सरकार। कई तरह के आरोपों के बाद उन्होंने कहा कि अब गरीबों का राशन जो खाएगा वो जेल जाएगा। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। यूपी में चुनाव से पहले हर दिन जुबानी जंग तीखी और तेज होगी। पहले गरीबों की बात हुई, फिर सीएम योगी ने अपने भाषण में तालिबान और बिच्छू की बात कर दी। कहा बिच्छू कहीं भी रहेगा आपको ही डसेगा। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। पहले अब्बा जान और फिर तालिबान। सीएम योगी के इन 2 बयानों के बाद विपक्ष ने पलटवार किया है।
उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से यहाँ कोविड काल में हजारों लोगों की ऑक्सीजन नहीं मिलने से समय पे तड़प के मौतें हो गई। किस तरह से यहाँ पे बच्चों की मौतें बुखार आने से हो रही हैं, यहाँ पे महिलाओं का चीरण सरेआम हुआ, किसान धरने पे बैठा उसकी मौतें हो रही हैं, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई, भूमाफिया पैदा हो गए। इसीलिए सही कहते हैं ना कि जहां बिच्छू रहेगा डसेगा तो है ही। समाजवादी पार्टी के बाद सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस पार्टी भी सामने आई, मुद्दों की गिनती करवाई, योगी सरकार से सवाल पूछे गए। उनसे पूछिए, जो लाशें गंगा में तैर रही थी, सरकार ने किसी से ने जाकर पूछा? कोविड ने जिस तरह से महामारी फैलाई, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोगों ने जान गंवाई, उनकी तो किसी ने सुध नहीं ली कि वो क्या कहते थे अपने माता पिता को। यूपी में अब विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएम योगी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं तो विपक्ष योगी सरकार को ही कोस रही है। इन सारी बातों के बीच सवाल यही है कि यूपी में विधानसभा चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर ऐसे बयानों के दम पर। तो आपने देखा किस तरीके से बात जहां पर होनी चाहिए जो फिरोजाबाद में हो रहा है, पर राजनीति में क्योंकि चुनाव अब है तो बात होगी सब चीजों की, पर शायद उन मुद्दों की जो जनता से जुड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ प्रेम शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। घनश्याम तिवारी जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमसे लोकतंत्र में। मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो चाहती थी ना भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल हो वैसा ही रहा है। शायद दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो अब आपने ये अब्बाजान जी वाला मुद्दा शुरू कर दिया। अब कोई बात नहीं करेगा फिरोजाबाद की, अब कोई बात नहीं करेगा कि कहां कर हॉस्पिटल में दिक्कतें हो रही हैं। अब सब लोग इसी पे टूट पड़ेंगे, चाहे मीडिया हो चाहे ऑपोजिशन पार्टीज हो, सबको ले लिया आपने अपने प्लान में। देखिए, आपका ये जो है पत्रकारी दायित्व भी है, पत्रकारी धर्म भी है कि हर मुद्दे पर जो है उसको अपने कोण से प्रश्न पूछना। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में जिस तरह से पर कैपिटा इनकम डबल किया, उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डबल करने का काम किया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बिजली बड़े महानगरों में 24 घंटे रहने लगी, 18 घंटे छोटे तहसील इलाके के में जो है 18 घंटे बिजली रहने लगी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक लोगों को जो है वो एलपीजी गैस कनेक्शन का लाभ मिला, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का सकल जो है विकास हो रहा है, ये सारी चीजें भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने वक्तव्यों में रख रहे हैं। लेकिन अगर किसी को छिद्रान्वेषण अब्बाजान पर ही करना है और किसी को है तुष्टिकरण की राजनीति पर उनके द्वारा दिए गए सार्थक बयानों पर विमर्श करना हो तो हम विमर्श करने के लिए खुले हैं। हम विमर्श करने से हमारे मन में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई थी ये सब तय नहीं, और कारसेवकों पर गोलियां चलाने के बाद पिछले ही चुनाव में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, आदरणीय कहना भी उनके लिए जो है अतिशयोक्ति है क्योंकि उन्होंने जो हरकत की वो आदरणीय की श्रेणी से आगे है, लेकिन उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उनको आदरणीय कहने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गोलियां चलाने के बाद कहा था आवश्यकता पड़ती तो और लाशें बिछा देते, किस लिए? तो क्या वो राम मंदिर का निर्माण कराते? क्या ये कहना राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना अयोध्या में, अनुच्छेद 370 का संशोधन कश्मीर में हुआ ना, ये सत्य है ना, ट्रिपल तलाक पर न्याय मिला। आपने इतनी सारी बातें मुझे गिनाई जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने करा है, तो फिर क्या आवश्यकता पड़ जाती है पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन की? क्यों नहीं ऐसा होता कि आप सीधे सीधे जाकर लोगों को बताएं ये हमने करा है, ये हमारा काम है, दीजिए इस पे वोट। अंकित जी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम जो है पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन ही कर रहे हैं। हम जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन हुआ करती थी, वंश विशेष के लोगों के हाथों में सत्ता होना, जाति विशेष के लोगों का सारे थानों में तैनात हो जाना, मजहब विशेष के लोगों के उत्सव होंगे और धर्म विशेष के लोगों के उत्सव नहीं होंगे, ये जो राजनीति 2017 के पहले चलती थी उसमें हमने किस तरह से परिवर्तन कर दिया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, जिस तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित किया उत्तर प्रदेश में, जब हम वो बताते हैं तो रेफरेंस में जो पुरानी अव्यवस्था थी
उन अव्यवस्थाओं को भी गिनाते हैं। नहीं, अव्यवस्थाओं को गिनाने के लिए अगर विशेष शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उस पर शायद आपत्ति है कि अव्यवस्था गिनाने के लिए जो आप बढ़िया काम कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कम्युनिकल दे रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर यह है कि आप लोग 2017 से पहले जो करते थे, जो आपने परसेप्शन बनाया था एक जाति विशेष का तुष्टीकरण की राजनीति का, उस पिच पर खेल रही है बीजेपी। नमस्कार अंकित, आपके दर्शकों को, आपको और प्रेम शुक्ला जी को मैं पहले दो बातें कहूंगा। पहले तो कुछ 2 दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स का हेडलाइन था फ्रंट पेज पे, सितंबर 11, 2021, तालिबान डोमिनेट्स बीजेपी सोशल मीडिया कैंपेन इन उत्तर प्रदेश। ये पिच तो हमने नहीं बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी शमशान कब्रिस्तान की राजनीति करती है, इसमें ये चैंपियन है। चाहे इसमें प्रदेश में हर गांव में, हर शहर में लाशें गंगा में बह जाएं, लोग हताहत हो जाएं, बच्चे मर जाएं, इनके कान पे जू नहीं रेंगती। जहां तक अब्बाजान पॉलिटिक्स की बात है, उसको तो मैं यही कहूंगा कि जिसने अपने अब्बाजान को बदला, उनके दिए नाम को बदला, आज अखबार में झूठे प्रचार से अपने किए काम को बदला, खोखले भाषण हर पहर बेचता है, राशन की बात कहें सांप्रदायिक बेचता है। ये तस्वीर तो पूरे देश ने देखी है, कहीं का फ्लाईओवर, कहीं की फैक्ट्री, किसी का भाषण। ठीक है, जिसके पास दिखाने को कुछ नहीं है, ये इनका घोषणा पत्र है 2017 का। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेम शुक्ला जी से, इसमें कोई भी एक पन्ना खोल लीजिए। ठीक है, मैं एक पन्ना ऐसे खोल लेता हूँ। एक पन्ना मैंने खोल लिया। इस पन्ने में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सशक्त नारी समान अधिकार। इसमें कोई भी एक चीज पूरी हुई हो। पहले कहा है बेटी 21 साल की होगी तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, पहला पंक्ति। कितनी बेटियों को मिला? इससे कोई और पन्ना खोलिए। तो आंकड़ों की राजनीति ना करके आसान रास्ता मिल जाता है इस तरीके की बातें करके, और आईबॉल्स भी मिल जाती हैं, मीडिया भी इसमें फंस जाता है। एक तो क्या चुनावों में, उत्तर प्रदेश के चुनावों में फ्लू और बाकी जो जिस तरीके की उत्तर प्रदेश के अंदर दिक्कतें हैं उसके बारे में बातचीत होगी, या फिर सिर्फ अब्बाजान और तालिबान के नाम पर ही इस बार वोट होने वाला है? प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे एक बड़ी जरूरी जानकारी जानना चाहता हूं। ये जो डेटा जो कल योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 2017 से पहले 50 जाते थे जो राशन है, कि किसी डेटा के आधार पे आपने कहा था? अगर वो डेटा के आधार पे कहा था तो पब्लिक क्यों नहीं है? भाजपा उसे पब्लिक क्यों नहीं करती कि कितने लोगों को मिलता था, कितनों को नहीं मिलता था? देखिए, पहला सवाल मैं घनश्याम तिवारी जी का, तो उन्होंने कहा कि तालिबान पर बारंबार भारतीय जनता पार्टी जिक्र करते, तो इकोनॉमिक टाइम्स का उन्होंने हवाला दिया। सर, शफीकुर रहमान बर्क अगर स्वतंत्रता सेनानी तालिबान वालों को कहेंगे तो क्या उसका उत्तर नहीं मिलेगा? तालिबान के समर्थन में स्तुति गान करने वाले शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ मुंह पर फेविकोल चिपका कर अखिलेश यादव क्यों बैठ जाते हैं? या तो अखिलेश यादव शफीकुर रहमान बर्क का समर्थन कर रहे हैं, ये समर्थन नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? और अगर आप तालिबान का समर्थन करेंगे तो तालिबान के विरोध में लोग बातें करेंगे। पोस्ट हो गई। दूसरा, उन्होंने एक घनश्याम तिवारी ने कहा कल हमारे यहाँ घोषणा पत्र, भाई साहब 1.52 लाख से अधिक कन्याओं का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 7.60 लाख उनका आपने जवाब दे दिया। सर, मैंने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दे दीजिए। किस डेटा के आधार पर कह रहे थे कि पहले मुसलमान 50 जाते थे? मैंने मुसलमान 50 नहीं, जो अब्बाजान कहने वाली जो लॉबी थी, अब्बाजान कहने वाली जो लॉबी थी। और आप इसको जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जब जमा हुई थी, जिसमें कहा गया था कि फूड घोटाले में, खाद्यान्न घोटाले में जितना अनाज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में पैदा नहीं होता, तो उससे अधिक अनाज जो है वहां की मंडियों में बिकता। होता क्या था कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज जो था, वो अनाज समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नेपाल और बांग्लादेश में निर्यात किया जाता था तस्करी के माध्यम से। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी, इसको आप कैसे डिनाई करेंगे? इसको आप कैसे डिनाई करेंगे कि आपकी पार्टी में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते रहते हैं और मौका देते हैं बीजेपी को उस पिच पे आने का? वो तालिबान की अगर स्तुतिगान करेंगे या कहीं पर भी आके इस तरह की बातें करेंगे तो बीजेपी को तो मौका मिल जाता है। देखिए अंकित, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की थी। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज की खबर की हेडलाइन पढ़ी, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इनके व्हाट्सएप ग्रुपों में 30% से ज्यादा संदेश केवल तालिबान के ऊपर। ये इनके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, पर आपकी पार्टी के भी तो कुछ नेता हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन पढ़ रहा हूं, मैं अभी अपनी तरफ से तो कोई टिप्पणी कर नहीं रहा। रही बात इनकी, देखिए इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये कहते हैं कि क्या डेटा, आप डेटा मांग रहे हैं, डेटा मैं आपको देता हूं। डेटा ये है कि इनके अभी जो वर्तमान कैबिनेट है, ये एडीआर का डेटा है, 20 मंत्री हैं, 45% मिनिस्टर्स हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल चार्जेस। आप जानना चाहते हैं किस तरह के क्रिमिनल चार्जेस हैं? केशव प्रसाद मौर्य
जितनी हमारे आपके पास मार्कशीट में नंबर नहीं है उससे ज्यादा केसेस हैं। ठीक है। टोटल केसेस 11, सीरियस आईपीसी 15, अदर आईपीसी 38। उसके बाद अगला मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, टोटल केसेस 7, सीरियस आईपीसी 17। पर घनश्याम भाई 2017 में समाजवादी पार्टी ने 34% ऐसे विधायकों को टिकट दिया था, ऐसे लोगों को टिकट दिया इनके खिलाफ भी आपराधिक मामले थे। तो इसमें तो सारी राजनीतिक पार्टियां एक से बढ़कर एक काम करती हैं। बात खिलाफ की नहीं है, बात बहुत साधारण सी है कि इनका क्या था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बात की सरकार। मतलब पाखंड का भी कोई पराकाष्ठा होती है तो उसके बाहर भारतीय जनता पार्टी है। जैसा कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोलने के का कोई संस्थान शुरू करना चाहिए, जैसे भारतीय जनता अब ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो किसका झूठ पकड़ती है और किसकी बात पे वोट देती है। लेकिन एक बात बड़ी सीधी है कि जिस पिच पर कोई भी पार्टी स्ट्रांग है, उस पिच पर अगर आपके नेता उनको मौका देंगे तो वो इसी पिच पर खेलेंगे। और अब जनता को तय करना है कि क्या वो इसी मुद्दों पर, जैसे वो महिला आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो बच्चा आप देख रहे हैं, क्या वो इसके इनका भविष्य सुधर सके, ऐसे और किसी को ना झेलना पड़े, उस पर वोट देंगे या तालिबान अब्बा जान पर वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए लोकतंत्र में। मैं आपको उत्तर प्रदेश से दिल्ली ले आता हूं। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और दिल्ली की सरकार ने कहा था कि सिंगापुर बना देंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। उसी दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक 4 मंजिला इमारत ढहने से 2 बच्चों की वहां पर मौत हो गई और जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ, बच्चे अपने घर की तरफ जा रहे थे। हालांकि दोनों बच्चों को दिल्ली के पारा इंदिरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। हादसे के समय नीचे सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी थी जो मलबे में दब गई। अभी भी जो हमारे पास जानकारी है, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। दमकल विभाग और पुलिस की वहां पर टीमें लगी हुई हैं राहत और बचाव के कार्य में। मलबा हटाने का कार्य जारी है। पर ये वो दिल्ली है, और दिल्ली के अंदर मैं आपको और भी थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दूंगा। दिल्ली के अंदर जो 4 मंजिला इमारत ढही है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने का हादसा बेहद दुखद है। प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन की मदद से खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अब कोई ये पूछे सवाल कि दुखद तो जरूर है, दिल्ली के अंदर 1100 ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हालत में हैं, क्यों नहीं उन इमारतों के लिए ऊपर सरकार ने कोई एक्शन लिया? इस सवाल का जवाब कौन देगा, ये बार बार हमें पूछना पड़ेगा। अनुज मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, मैं आपके पास आना चाहता हूं, एक लाइव जानकारी जानते हैं कि अभी क्या हालात हैं वहां पर। राहत का जो रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है वो पूरा खत्म हो चुका है क्या? जी, अभी भी रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड के लोग जो हैं, साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है। लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आशंका अभी भी जताई जा रही है कि कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। चूँकि अगर इस पूरे मकान की हम बात करें तो ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर थे। जो ऊपर जिनका मकान था, जो ऑनर थे, उनके गनीमत इस बात की रही कि परिवार के सभी सदस्य किसी न किसी काम से बाहर थे। अंदर ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान थी जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अभी तक की जांच में ये बात सामने आ रही है कि इसी कंस्ट्रक्शन की काम की वजह से ही ये हादसा हुआ। बिल्डिंग को लेकर बताया ये भी जा रहा है कि शिकायत पहले की गई थी, हालांकि इस बात की जांच की जा रही है। जब दिल्ली सरकार के मंत्री यहां पर पहुंचे तो उनसे हमने ये सवाल किया कि जिस तरीके के हालात इस तरह की बिल्डिंगों के होते हैं, दिल्ली में करीब 2100 ऐसी बिल्डिंग है जिन्हें बाकायदा चिन्हित किया गया है, ऐसी बिल्डिंगों को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? समय रहते अगर कार्रवाई की जाती तो शायद ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। तो उनका इस पर साफ तौर पे यही कहना था कि जांच की जाएगी, जो तमाम एजेंसीज हैं उनके साथ बैठकें की जाएंगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं होती? फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि इस बाबत मामला दर्ज किया जा रहा है। ये चेक किया जा रहा है कि आखिरकार लापरवाही किसकी है, और जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 2 बच्चों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि एक की हालत गंभीर है, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जी अंकित। शुक्रिया अनुज हमसे जुड़ने के लिए और लाइव जानकारी देने के लिए। देखिए, ये सवाल जरूरी है और हम इसीलिए लोकतंत्र आपके लिए लेकर आते हैं
कि यहाँ सिर्फ इस बात की जानकारी आपको ना दी जाए कि देखिए यहां पर बिल्डिंग गिर गई है, सवाल भी ये पूछा जाए कि जिम्मेदारी आप फिक्स कीजिए। अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली सरकार को ये जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी कि कौन ऐसे अधिकारी हैं जो अब तक जो 1100 चिन्हित बिल्डिंग है जो जर्जर हालत में है, उनके ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या उनके लिए करा गया। इस बात का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है और इस सवाल को हम जरूर उठाएंगे। पर खैर, जैसे हम सवाल पूछेंगे, अगर सरकार कुछ अच्छा करेंगी तो उसको भी आपको दिखाएंगे, और वो ऐसे भी उन खबरों को जो सीधा सीधा आपसे जुड़ी होती हैं, जो आपके जीवन को थोड़ा आसान करती हैं। दिल्ली 6 की अगर मैं आपसे बात करूं, दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट 6 है, अगर आप उससे बात करूं तो आपको लगता होगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर आती होगी, जैसे आपने पहले देखा होगा कि तारों का जबरदस्त जंजाल, चांदनी चौक के आसपास का संकरी गलियां, वो जो पूरा पिक्चर है उसको अब बदलने की कवायद दिल्ली में जरूर हो रही है। दिल्ली के पास जो चांदनी चौक का इलाका है उसको देखकर आप सच में चौंक जाएंगे। चांदनी चौक को पूरा चमकाने का एक प्लान किया गया था, अब वो प्लान मुकम्मल होता दिखाई पड़ रहा है। चांदनी चौक में क्या क्या बदल दिया गया है, आपको पहले ये कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। ये पहले की तस्वीर है जहां पर आप एक तरफ देख सकते हैं कि चांदनी चौक में पांव रखने की जगह तक नहीं होती थी, खचाखच बड़ा चांदनी चौक होता था, और अब शानदार फुटपाथ बना दिया गया है। ये जो पूरा इलाका है, पूरा जो चांदनी चौक का, ये लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक का पूरा एक हेरिटेज वॉक के नाम से डेवलप किया गया है। मेरे सहयोगी पुलकित पहुंचे इस 1.5 किलोमीटर की स्ट्रेच का जायजा लेने के लिए। आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। चांदनी चौक की तस्वीरें अब बदल चुकी हैं। देश भर से व्यापारी दिल्ली के चांदनी चौक में आते हैं, लेकिन अब वो तस्वीरें नहीं दिखाई देंगी जिसमें पहले गाड़ियां दिखाई देती थी, स्कूटर मोटरसाइकिल दिखाई देते थे और एक जाम दिखाई देता था। लेकिन अब सौंदर्यीकरण दिल्ली का कर दिया गया है चांदनी चौक के इस इलाके के। इसमें करीब 90 करोड़ रुपए की लागत आई है और 3 साल का वक्त लगा है। अगर हम समझें तो करीब 3 साल के वक्त के दौरान इस इलाके को ज़्यादातर जगहों को बंद रखा गया था। अब सिर्फ इस तरीके की रिक्शा दिल्ली के चांदनी चौक में चलेंगी और इन लोगों को एक आई कार्ड भी इशू किया गया है ताकि इनकी पहचान भी साफ रहे। इस तरीके से कार्ड इन लोगों के लिए बनाए गए हैं और इसे एक रंग भी दिया गया है, लाल रंग की ये रिक्शाएं होंगी। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो अब इस इलाके में पहले जाम लगता था, अब इस इलाके में सिर्फ ये रिक्शा चलेंगी, मोटरसाइकिल या दूसरे वाहन नहीं होंगे, गाड़ियां नहीं होंगी। ये सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इसी तरीके की रिक्शाएं आपको नजर आएंगी। दूसरी बात, ये कोशिश की गई है कि जो लोग, जो व्यापारी हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए, तो उसको लेकर रात 9 बजे के बाद का समय दिया गया है ताकि उनके वाहन, उनके जो सामान है उसे लाने में कोई दिक्कत ना हो। पूरी तरीके से इसे बदला गया है, चारों तरफ अब तस्वीर बदल दी है। करीब 2 किलोमीटर का ये चंक है जो चांदनी चौक से शुरू होता है। मेन बाजार जो चांदनी चौक का है, तमाम पूरे देश से लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। अब कोशिश ये की जाइए कि जिस तरीके से पहले चांदनी चौक में ई रिक्शा चलती थी या गाड़ियाँ चलती थी, अलग ट्रैफिक होता था, उसे बदलकर अब इस तरीके का बनाया गया है ताकि सिर्फ पैर से चलने वाली रिक्शा यानी कि ई रिक्शा को उसमें जगह नहीं होगी, ये चल सकेंगी और पूरी तरीके से अलग तरीके का चांदनी चौक अब आपको नजर आएगा। यही प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से चल रहा था। करीब 90 करोड़ रुपए के आसपास की से लागत से बना है। तो आपने देखा किस तरीके से चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण करा गया। उम्मीद बस यही है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक बन के ना रह जाएं। जो बिल्डिंगें ढह रही हैं उसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे तो शायद दिल्ली वालों के लिए और भी जीवन जो है सुविधाजनक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकतंत्र में हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए आपसे जुड़ी हुई खबरें लेकर।